हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तो इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। मैं हूँ अभी। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे डाउट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी घर से रिलेटेड वीडियोस बनाई है, हाउस टूर भी दिया है और ये भी बताया कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यहाँ पे कैसे घर ले सकते हो। लेकिन अभी तक हमने कहीं पर भी ये डिस्कशन नहीं करी है कि यहाँ पे अगर आपको घर लेना है तो उसका डिपॉजिट कैसे इकट्ठा होएगा। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो डिपॉजिट ही होता है, हाँ। जिससे सब लोग स्ट्रगल करते हैं कि यार ठीक है घर लेने का प्लान कर लेंगे, अफोर्डेबिलिटी चेक कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास डिपॉजिट मनी ही नहीं है तब तक आप घर नहीं खरीद सकते। जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा उतनी अच्छी आपको मॉर्गेज डील मिलेगी और उतना अच्छा आप घर ले पाओगे। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट है ना वो सबसे बड़ा चंक होता है। उसी के साथ साथ ऐसे कौन से टिप्स हैं हमारे इतने सालों के एक्सपीरियंस में जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी भी हेल्प हो सके और आप भी जल्दी से जल्दी अपना घर खरीद सको। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो डिस्कशन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको डिपॉजिट कितना इकट्ठा करना है। हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमें 5% पे मिल जाएगा, क्या हमें 10% पे मिल जाएगा, और ये 5% 10% होता क्या है, Yes. और ये समझते हैं कि कितना डिपॉजिट इज इनफ टू बाय अ हाउस। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जैसे 5% से स्टार्ट होता है, 5% मिनिमम डिपॉजिट, 10% डिपॉजिट, 15, 20, 25। अब अगर 5% डिपॉजिट है तो 95% लोन टू वैल्यू हो गई, मतलब 95% पे आपको मॉर्गेज मिलेगी। अब 95% जो लोन टू वैल्यू है उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर 10% आपने डिपॉजिट इकट्ठा किया है तो 90% लोन टू वैल्यू पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। 15% किया है तो 85% लोन टू वैल्यू पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बट इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मोस्टली जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सारे यहाँ पे वीजा पे होंगे। कोई स्टूडेंट वीजा पे है, कोई पीएसडब्ल्यू पे है, कोई स्किल्ड वर्कर वीजा पे है यहाँ पे। तो स्किल्ड वर्कर वीजा पे अगर आप यहाँ पे घर लेते हो, देखो स्टूडेंट वीजा या पीएसडब्ल्यू वीजा पे तो मॉर्गेज आपको मिलना यहाँ मुश्किल है। बैंक जो है वो मॉर्गेज नहीं देता अनलेस आपके पास कैश मनी है घर खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो, आपने एक साल यहाँ पे स्पेंड कर लिया स्किल्ड वर्कर के ऊपर, तो उसके बाद आप यहाँ पे मॉर्गेज ले सकते हो, प्रोवाइडेड एटलीस्ट आपके पास 10% डिपॉजिट होना चाहिए। 10% डिपॉजिट जब आपके पास होगा, जितनी भी घर की वैल्यू है, 200,000 है, 250,000 है, 300,000 है, उसका 10%, 300,000 का लेके चलो, 30,000 हो गया 10% डिपॉजिट। 30,000 मतलब 30 लाख रुपीस इकट्ठा करना भी इतना ईजी नहीं है। हम लोगों को भी पता है हमने कैसे इकट्ठा किया था। और कंसिडरिंग यहाँ पे अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम समझते हैं यार इट मस्ट बी सो डिफ़िकल्ट, बट अगर आप दो जने हो घर में, हस्बैंड वाइफ कमाने वाले हो, तो इट इज़ अचीवेबल एंड वी वुड हाईली रिकमेंड। जब भी हम अपनी वीडियोस बनाते हैं हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो, 1-1.5 साल अपना आप यहाँ पे स्पेंड Saving करो, करते हैं। थोड़ा सेटल हो, सेविंग्स करो और आप यहाँ पे घर खरीद लो। यस, तो इसमें सबसे पहली जो चीज आपको चेक करनी है ना, अगर आप घर लेने का यहाँ पे प्लान कर रहे हो, आगे 1-2 साल में घर लेने का प्लान कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको घर लेना है, किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो वो स्कूल के आसपास कैचमेंट एरिया में घर होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपको घर लेना है उस एरिया का पहले रेट चेक करो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके, राइट मूव, ज़ूपला, देखो 2 बेडरूम कितने का अवेलेबल है, 3 बेडरूम कितने का अवेलेबल है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इतने रेट के यहाँ पे घर अवेलेबल है। अब मान लो कि आपने चेक किया और आपने एक 3 बेडरूम घर 300,000 में देख लिया कि हाँ यहाँ पे इतनी रेट का अवेलेबल है। अब आपको पता चल गया कि यार 10% डिपॉजिट मुझे कम से कम इकट्ठा करना है, मतलब कि 30,000 पाउंड आपको इकट्ठा करना है। एक प्लान आपके दिमाग में आ गया कि हाँ अगले 1 साल में या 2 साल में मुझे 30,000 पाउंड इकट्ठे करने हैं। अब वो कैसे करने हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप यही है कि मार्केट की रिसर्च करो, देखो कहाँ कौन से एरिया में कितने के घर अवेलेबल है और एक प्लान बनाओ दिमाग में। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप घर खरीद रहे हो और अगर आप फर्स्ट टाइम बायर्स हो यहाँ पे, तो आपके लिए क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम या क्या हेल्प अवेलेबल है। यस। जब हमने घर लिया था तो तब यहाँ पे यूके में हेल्प टू बाय स्कीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और जब हमने घर लिया था तो भी हमने ये स्कीम का फ़ायदा उठाया था। यस। अभी अनफॉर्चुनेटली ये स्कीम जो है वो इंग्लैंड में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी भी फर्स्ट होम स्कीम यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ लाइफ टाइम आईसाज अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपको स्टैम्प ड्यूटी, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर्स हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी होती अप टू सर्टेन अमाउंट। तो यार आप ये सब चीज़ों का फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हो। एटलीस्ट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार स्टैम्प ड्यूटी के अराउंड 6-7,000 पाउंड होते हैं। तो ये स्कीम्स के बारे में आप थोड़ा रिसर्च करो। और उसके साथ साथ एक और भी अवेलेबल होता है विच इज़ शेयर्ड ओनरशिप, जिसमें क्या है आप सर्टेन पार्ट ऑफ द हाउस बाय करते हो, लाइक 50% शेयर आप बाय करते हो और 50% पे रेंट देते हो।
तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपका क्या बजट है। बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए जब भी आप यहाँ पे घर लेने का प्लान कर रहे हो। यार जब हम यूके में आए थे ना, यहाँ पे घर लेने का प्लान कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल टर्म्स होती है। हम अपने ऑफिस में लोगों से बातें करते थे तो वो लोग कुछ ऐसी बात करते थे हमें समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पे क्विज इंग्लिश चलती है जिसमें कुछ फाइनेंशियल टर्म्स होती है जो हमें पता ही नहीं होता था, और टर्म्स के साथ साथ कुछ स्लैंग्स भी होते हैं यहाँ पे। मैं वही कहना चाह रही थी कि यहाँ पे जब मैं नहीं आई थी हाँ। तो कुछ कुछ ऐसे स्लैंग्स यूज़ होते थे जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं, या जो यहाँ पे मेरे ब्रिटिश बॉर्न फ्रेंड्स थे वो हाँ। लोग यूज़ करते थे। एंड आई यूज़ टू गेट वेरी कंफ्यूज कि यार इसका मतलब क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहीं गए साथ में तो उन्होंने बोला पुट इट ऑन माय टैब, जिसका मतलब है कि आप जब ऑर्डर कर रहे हो तो वो एक टैब पे ऑर्डर हो जाता है और फिर आप पे बिल्कुल एंड में करते हो। तो मुझे उसका मतलब नहीं पता था। एंड थिंग्स लाइक इट्स माय ट्रीट, कि हाँ आई एम ट्रीटिंग यू फॉर दिस। ये छोटी फाइनेंशियल स्लैंग्स है बट एवरीडे में ये सारी स्लैंग्स काफी यूज होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल टर्म में यूज होता है एपीआर, एनुअल परसेंटेज रेट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेते हो, कोई भी फाइनेंस करवाते हो तो वहाँ पे एक एपीआर परसेंटेज होती है। तो वो क्या होती है, मतलब हाउ मच इट्स कॉस्टिंग यू टू बोरो दैट मनी ईयरली। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 पाउंड बोरो करे, उस पर 15% एपीआर है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पे बैक कितना करना है, 1150 पाउंड। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ लिक्विडिटी का मतलब होता है हाउ क्विकली यू कैन टर्न एन एसेट इनटू कैश। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स है, स्टॉक्स की बहुत हाई लिक्विडिटी होती है, आप कभी भी उसको मार्केट वैल्यू पे सेल कर सकते हो, एंड इन मोस्ट केसेस यू कैन हैव इंस्टेंट एक्सेस टू द कैश। तो लिक्विडिटी हाई हो गई, तो इसलिए ना यहाँ पे क्विड्स इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती है। तो अगर आप भी यूके में नए हो और इन फाइनेंशियल टर्म्स से स्ट्रगल करते हो तो आप रेमिटली की क्विड्स इंग्लिश ग्लॉसरी को रेफर कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे ऐसे स्लैंग्स और फाइनेंशियल टर्म्स है जिसका मीनिंग उन्होंने बहुत इजी वे में समझाया हुआ है। रेमिटली का आपको पता ही होगा, हम लोग डेली यूज में काफी ज्यादा रेमिटली यूज करते हैं फॉर मनी ट्रांसफर टू आवर फैमिली। तो रेमिटली जो है वो दे हैव कम अप विद दिस क्विड्स इंग्लिश ग्लॉसरी, जिसमें काफी ज्यादा फाइनेंशियल टर्म्स है, स्लैंग्स है, और काफी अच्छे से वो समझ में आ जाता है। उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। क्विड्स इंग्लिश ग्लॉसरी है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनी फाइनेंशियल टॉक, फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशन, और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन यूके में लेने हो तो ये आपको टर्म्स जो है वो स्लैंग्स पता होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सेविंग कैसे करनी होती है आपको। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रेगुलर सेविंग करनी है। इरेगुलर सेविंग से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट योर अफोर्डेबिलिटी एंड टारगेट। फॉर एग्जांपल आपको नेक्स्ट 2 इयर्स में 300,000 का घर लेना है यहाँ पे, और 300,000 के घर लेने के लिए आपके पास 10% डिपॉजिट होना चाहिए, विच इज 30,000 पाउंड, 30 लाख रुपीज अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें यहाँ पे। और आप यहाँ पे सिंगल बंदे हो या फिर हाउस होल्ड इनकम हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम आ रही है, तो अगर 30,000 को आप नेक्स्ट 2 इयर्स में अगर आपको लेना है तो 24 से डिवाइड करोगे तो अराउंड 1250 पाउंड आपके आते हैं। 1250 पाउंड आपको हर महीने सेव करने हैं फॉर 24 मंथ्स, तब आपके पास 30,000 पाउंड जो होंगे। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका टारगेट क्या है एंड बी रियलिस्टिक अबाउट दैट। अब आपको ये पता लग गया कि आपको घर खरीदने के लिए कितना डिपॉजिट इकट्ठा करना है। अब डिस्कस करते हैं कि ये डिपॉजिट आपको कहाँ पे रखना चाहिए और कैसे सेव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे इंडिया में होता है सेविंग्स अकाउंट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी काफ़ी सारे सेविंग्स अकाउंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट है। जैसे एक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आप मंथली कुछ पैसे डालते हो और आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लेकिन आपको एक इंस्टेंट एक्सेस प्रोवाइड करता है कि जब भी आपको पैसे चाहिए आप निकाल सकते हो। और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि अगर आपके पास कुछ ऑलरेडी सेविंग्स पड़ी हैं और आपको वो सेविंग्स यूज़ नहीं करनी एंड यू ओनली वांट टू यूज़ दो सेविंग्स टू बाय अ हाउस, सो इट्स बेटर टू पुट इट इन अ फिक्स सेविंग अकाउंट जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको हाई मिलता है। तो यार आप पैसे से ही पैसा बनता है, जितना पैसा आप फिक्स करवाओगे उतना आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू सेव मोर मनी फॉर योर हाउस। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक लाइफ टाइम आइसा होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू बाय अ हाउस, जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको 25% बूस्ट देती है आपकी सेविंग्स पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1000 पाउंड डालते हो अपने आइसा अकाउंट में तो गवर्नमेंट जो है बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको 250 पाउंड्स एक्स्ट्रा देती है। लेकिन इस आइसा अकाउंट की एक लिमिटेशन होती है कि यू कैन ओनली पुट 4000 पाउंड पर ईयर। मैक्सिमम आप 4000 ही डाल सकते हो और आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट 1000 पाउंड पर ईयर ही मिलता है।
तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, अगर आप 2 लोग हो घर में तो एक बंदे के नाम पे एक आईसा अकाउंट खोलो और उसमें मैक्सिमम ऑफ 4000 पाउंड्स डालो। सो इन अ ईयर यू कैन सेव अप टू 10,000 पाउंड। तो अगर एक के अकाउंट में 4000 है, दूसरे के अकाउंट में 4000 है, सो 8000 प्लस 2000 आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट मिल सकता है एंड यू कैन ईजिली सेव 10,000 पाउंड्स इन अ ईयर फॉर योर हाउस। उसी के साथ साथ अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि कौन से सेविंग्स अकाउंट में कितने इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो कि कौन सा सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे बेटर है, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंपैरिजन वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा सेविंग्स अकाउंट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा सही है। तो जो भी लिंक्स है कंपैरिजन वेबसाइट की हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड यू कैन ऑल्सो गो ऑनलाइन एंड चेक कि कौन से यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल आपने कुछ पैसे सेव कर लिए हैं, आपका नेक्स्ट ईयर में प्लान है घर खरीदने का यहाँ पे, और थोड़े से पैसे आपके बाकी है, आप स्ट्रगल कर रहे हो यहाँ पे कैसे सेव करने हैं, तो एक टिप मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पे ना कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 18 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड या 2 इयर्स इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड आते हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं थोड़ी सी पैसे जो है सेविंग्स बूस्ट करने में। कैसे? जब आप वो क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपके पास 18 महीने हैं, उस टाइम तक आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना, एक मिनिमम पैसे आपको देने पड़ते हैं क्रेडिट कार्ड के। तो उसमें क्या होता है, आप जो डेली खर्चा है अपना वो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह से आप कर सकते हो और अपनी जो सैलरी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सेविंग कर सकते हो। जो पहले आप 1250 पाउंड सेव कर रहे थे, अब वो सैलरी का आप 1500 पाउंड सेव कर लो और जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो आप क्रेडिट कार्ड से मतलब क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर लो आप डेली का, जैसे ग्रोसरी हो गई या पेट्रोल हो गया। लेकिन जब आप 1 साल बाद आपने घर ले लिया मान लो, उसके बाद जो टाइम बचा हुआ है इंटरेस्ट फ्री वाला, उसमें आप पे ऑफ कर सकते हो। फिर आपका प्लान होना चाहिए कि वो क्रेडिट कार्ड आपको पे ऑफ कैसे करना है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा APR हाई होती है वो वाले क्रेडिट कार्ड्स की। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू मैनेज द क्रेडिट कार्ड। और इसी के साथ साथ अगर आपको मार्केट में नॉलेज है स्टॉक्स की, तो स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी हाई लिक्विडिटी एसेट्स होते हैं स्टॉक्स। तो अगर आपको अपनी सेविंग्स बूस्ट करनी है तो आप अपने स्टॉक्स जो है वो सेल कर सकते हो, या फिर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हो, अगर वहाँ से आप थोड़े पैसे अर्न कर सको। बट मेक श्योर जो भी स्टॉक मार्केट से आप पैसे अर्न करोगे, प्रॉफिट जो अर्न करोगे वो यहाँ पे टैक्सेबल होता है, तो टैक्स जरूर अपने हिसाब से वो टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप वो सेल्फ असेसमेंट भर देना। लेकिन आप वहाँ से भी थोड़ी सी अपनी सेविंग जो है वो बूस्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टॉप टिप्स जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़फुल और वैल्यूएबल हो सकते हैं अगर आप यहाँ पे अपना घर खरीदने का प्लान कर रहे हो। तो सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा लोन, क्रेडिट कार्ड्स ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो लोन्स है वो सब आप पे ऑफ कर दो, क्योंकि जब आप यहाँ पे घर खरीदते हो ना, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर क्रेडिट हिस्ट्री, और क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट एन ऑफर लेटर फ्रॉम द बैंक। जब आप घर खरीद रहे हो उसके 6 मंथ्स के अंदर कोई भी आपके लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स मत लो, क्योंकि उससे क्या है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो अफेक्ट होती है। सेकेंड टिप ये होगी कि जितने भी आपके रेंटल एक्सपेंसेस है उसको कम से कम करने की कोशिश करो। अगर आप बहुत बड़े घर में रह रहे हो और आप सोच रहे हो कि इन 1 to 2 years यू वांट टू बाय अ हाउस, यू कैन थिंक अबाउट मूविंग इनटू अ स्मॉलर स्पेस, क्योंकि उससे क्या आपका रेंटल एक्सपेंस कम हो जाएगा और आप अपना जो डिपॉजिट है वो जल्दी सेव कर पाओगे। इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर आप यहाँ पे घर खरीद रहे हो तो उसका डिपॉजिट आप इंडिया से मंगवा सकते हो या अपनी होम कंट्री से मंगवा सकते हो। देखो आइडियली तो हम यही ट्राई करते हैं कि अपना डिपॉजिट जो है वो इसी कंट्री में हम लोग सेव कर ले किसी तरह, लेकिन कई बार क्या होता है आप मंगवा सकते हो इंडिया से, लेकिन उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स आपको वो पैसे देने चाहते हैं तो उनको एक लेटर साइन करना पड़ेगा, उस पर लिखा होना चाहिए कि उनकी इंटेंशन नहीं है वो पैसे वापस लेने की। और दूसरी बात, जो भी पैसे वो आपको दे रहे हैं, यू कांट कीप दैट इन योर बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन दैट, वो अलाउड नहीं है। आप वो पैसे यहाँ पे मंगवा के उसको डिपॉजिट के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो बैंक में रख के उस पर इंटरेस्ट नहीं कमा सकते हो। आपने सोचा कि भाई आज मंगवा लेते हैं, साल तक रखेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा जो भी सेविंग अकाउंट में, और फिर हम यूज़ कर लेंगे, तो वो आप नहीं कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप ये सारी चीज़ें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चेक करो। आई एम टेलिंग यू अगेन, वी आर नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, हम लोग अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से ही आपको चीज़ें बताते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप किसी टैक्स कंसल्टेंट से या फाइनेंशियल एडवाइज़र से ये सारी चीज़ें चेकआउट करना, रादर देन कि आप सीधा जाओ इंडिया से पैसे मंगवाओ और अपने अकाउंट में रख लो, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट में आती है, और बैंक स्टेटमेंट आपकी जाएगी जब आप एप्लीकेशन डालोगे मॉर्गेज की।
तो वो आपके रिजेक्ट हो जाएगी फिर। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर चेकआउट कर लेना। अगली टिप जो है वो ये है कि आप मंथली एक्सपेंसेस जो है वो अपने कट डाउन करो। फॉर एग्जांपल आप कहीं पर रेंट पे रह रहे हो या कोई भी आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन वगैरह कैंसिल कर दो अगर आपको नहीं चाहिए, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस के पैसे अलग से दे रहे हो, तो चेकआउट करो कि कोई कंपैरिजन वेबसाइट से कि कोई आप सस्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ढूंढ लो जिसमें आपको कम से कम पैसे देने पड़े। तो मंथली जो एक्सपेंसेस है वो ट्राई करो कम से कम हो। और अगला जो टिप है वो है बी अ गुड टेनेंट। अगर आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो तो आपने डिपॉजिट दिया होगा स्टार्टिंग में, जब आप रेंट पे कोई भी घर लेते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि वो डिपॉजिट वापस भी आए। दैट मीन्स कि यू हैव टू बी अ गुड टेनेंट। यहाँ पे जिनके भी घर पे आप रह रहे हो अच्छे से रहो, वहाँ पे घर साफ सुथरा रखो, लैंडलॉर्ड जो भी आपको एडवाइस करता है उसको फॉलो करो। जो आपने डिपॉजिट दिया होता है स्टार्टिंग में, इट्स अ बिग चंक दैट कैन हेल्प यू योर सेविंग, बूस्टिंग योर सेविंग। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी ए गुड टेनेंट। उसके बाद लास्ट टिप मैं आपको यही दूंगा, अगर आप ट्राई करो कि अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपका वीज़ा अलाउ करता है तो। बेसिकली जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो तो यहाँ पे अलाउ करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो तो आप एडिशनल पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो किसी भी जॉब में। वो सिमिलर जॉब टाइप की होनी चाहिए। तो ट्राई करो कि सिमिलर जॉब टाइप की हो, या फिर जो डिपेंडेंट वीज़ा है यहाँ पे, जो भी डिपेंडेंट वीज़ा पे एप्लीकेंट है वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब, एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे सेव कर पाओ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें करके आप अपने पैसे जो है वो यहाँ पे सेव कर सकते हो डिपॉजिट के लिए और अपना घर यहाँ पे खरीद सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर आप यहाँ पे घर खरीदना चाहते हो तो कैसे आप यहाँ पे अपनी सेविंग्स को बूस्ट कर सकते हो, कहाँ पे सेविंग रख सकते हो अपनी, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो जरूर यार इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना, और हम तो यही चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी यूके में अपना घर ले लो ताकि आपको रेंट पे ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने पड़े। और इसी के साथ साथ जो हमने आपको बताया था रेमिटली की क्विड्स इंग्लिश ग्लॉसरी जरूर चेकआउट करना। अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल टर्म्स और स्लैंग से फेमिलियराइज करना चाहते हो तो करना भी चाहिए आपको। अगर आप यूके में रह रहे हो आपको ये सारी चीज़ें, टर्म्स और स्लैंग्स पता होनी चाहिए, सो यू कैन टेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भी ज़रूर कमेंट करना। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।